हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, इसके जस्ट पहले मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने लद्दाख से रिलेटेड सभी जानकारी दी थी कि आपको एक्सपेंस कितना होगा, रूट कौन सा लेना चाहिए, बाइक कौन सी होनी चाहिए, लगेज में क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, पेट्रोल के, स्टे एंड फूड का वहां पे क्या ऑप्शन रहता है, इस सब के बारे में मैंने जानकारी दी थी जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में, जिसकी लिंक मैं यहाँ आई बटन में शेयर कर दूंगा। यह जो व्लॉग है दोस्तों, यह है मेरे उन भाई लोगों के लिए जो पहली बार लद्दाख जा रहे हैं। बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं 15 से 16 दिन की पूरी आइटनरी आपके सामने पेश करूंगा। आप उसके हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठना और नोट करते जाना दोस्तों। तो दोस्तों, नए राइडर लोग जो लद्दाख जाना चाहते हैं उनको एक और जानकारी देता हूँ कि आपको आखिर राइड किस तरह से करनी है या फिर मैं राइड किस तरह से करता हूँ। एक्चुअली ये नहीं पता होता कि किस तरह से राइड करनी है, बस चले जा रहे हैं, कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह जल्दी स्टार्ट करता हूँ और नाश्ता 8 से 9 बजे के बीच में लेता हूँ। नाश्ते में मैं खाता हूँ 2 चाय और 1 आलू का पराठा। उसके बाद में कंटिन्यू राइड करते रहते हैं। हर 100 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर ब्रेक लेते हैं। दोपहर में जब भूख लगती है तो वापस से 2 चाय के साथ में 1 बिस्किट का पैकेट या 1 मैगी खा लेते हैं। और नाश्ते का जो तरीका है, इससे क्या होता है कि नींद नहीं आती, पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। अगर आप सुबह सुबह अच्छा ठूस लेंगे ना, आपको नींद आने लग जाएगी 1 आध घंटे में। दोपहर में कम खाएं, रात को जहां रुके वहां दबा के खाइए खूब जी भर के। अब स्टे कैसे करते हैं, कितने बजे तक आपको राइड करनी है, जब तक हाईवे चल रहा है, जैसे कि इंदौर से लेकर जम्मू तक हाईवे है और वापस आते समय भी मनाली से लेकर इंदौर तक हाईवे है। तो हाईवे पर हम किस तरह से राइड करते हैं कि हर 100 किलोमीटर पे ब्रेक लेते हैं। 15 मिनट का किसी भी चाय की दुकान पे बैठ गए, गाड़ी को भी आराम दिया, खुद भी आराम किया, 1-1 चाय ली या 1-1 कोल्ड ड्रिंक ली, कुछ भी। सुबह जल्दी निकलिए 4:30-5 बजे के आसपास और रात के 9-10 बजे तक भी आप राइड करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि सिटी है यार, कुछ तकलीफ नहीं है, हाईवे है, कोई डर की बात नहीं है। लेकिन लद्दाख में 5 बजे आप स्टे ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। 6 बजे तक किसी भी हाल में स्टे कर लीजिए। शाम को 6 बजे जो स्टे आपको 600 रुपए का मिलेगा ना, वही रात को 10 बजे स्टे आपको मिलेगा 1000 से 1200 रुपए का। साथ में नजारे स्किप हो जाएंगे अलग, क्योंकि आप बार बार लद्दाख नहीं जाते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप 5 बजे से स्टे ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए और 6 बजे तक स्टे कर लीजिए। सस्ता भी पड़ेगा, पैसे भी बचेंगे और नजारे भी नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, यह है राइड करने का एक्चुअल तरीका। और दोस्तों, लद्दाख में ऐसा मत कीजिए कि जल्दी सो गए, आपको सुबह जल्दी उठना है। एंजॉय कीजिए, अच्छा 11-12 बजे तक आपको जागना है, जागिए, क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि 3 घंटे की नींद भी आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाओगे। आप फ्रेश फील करोगे, पूरा दिन राइड कर पाओगे इजीली, इतनी अच्छी नींद आती है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारा आइटनरी का प्रोग्राम। लद्दाख का प्लान 15 से 16 दिन का ये प्लान है। छुट्टी अपने बॉस से आप 18 दिन की ले लेना, क्योंकि रास्ते में इतनी सारी चीजें हैं कि हो सकता है आपका 1 आध दिन कहीं रुकने का मन करे, या फिर कहीं लैंडस्लाइड वगैरह स्नोफॉल की वजह से आप फंस गए, तो कम से कम 1-2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो मैं दिल्ली से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली सेंटर पॉइंट है लद्दाख जाने वालों के लिए। क्योंकि दिल्ली में सामान भी सब कुछ मिल जाता है लद्दाख से रिलेटेड। करोल बाग है, जहाँ पे आपको राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, लद्दाख कैरियर, सेडल बैग्स और सभी तरह के स्टोव, कैन, ये सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। तो आप बेहतर है शॉपिंग के लिए दिल्ली को चूज कीजिए, दिल्ली में स्टे कीजिए, अपनी गाड़ी को सर्विस वगैरह करवाइए, ऑयल चेंज करवाइए, वहां से निकल जाइए फिर सीधे अमृतसर की तरफ। डे 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली टू अमृतसर। अमृतसर में आप स्टे कीजिए, रात को स्वर्ण मंदिर के दर्शन कीजिए। बहुत खूबसूरत दिखता है रात के समय स्वर्ण मंदिर, लाइटिंग में जो गोल्डन लाइट लगी रहती है वहां पे, एकदम स्वर्ग सा नजारा है वहां पर। बढ़िया लंगर में खाना वाना खाइए। इसके बाद में वहीं पर स्टे कर लीजिए। 500 से 800 रुपए में स्टे इजीली अवेलेबल है, सिर्फ 100-200 मीटर मंदिर से पास में ही। जलियांवाला बाग की तरफ जो गली है ना, उस गली में आप खोजिएगा, वहां पे आपको स्टे मिल जाएगा अमृतसर में। देन सुबह उठिए जल्दी, वापस से स्वर्ण मंदिर के दर्शन कीजिए, क्योंकि रात को आप देख चुके हैं, लेकिन अब दिन के भी दर्शन कर लीजिए। वहीं पे लंगर में खाना खाइए। इसके बाद जलियांवाला बाग, अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर आप घूमिए। रात स्टे करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो निकल जाइए आप पठानकोट जम्मू की तरफ। आइए अब स्टार्ट करते हैं डे 2 अमृतसर से जम्मू। जम्मू में आप सिम लीजिए, और सिम का ये बता दूं 400 रुपए के आसपास सिम आएगी। और जब तक वो चालू नहीं हो जाए तब तक आप दुकान पे ही रहिए। 1 से 1.5 घंटे का प्रोसेस है, लेकिन सिम चालू करवा कर ही दुकान से हटिएगा और जम्मू में स्टे कीजिए, आराम कीजिए। अब हमारा आता है डे 3। डे 3 स्टार्ट होगा जम्मू से श्रीनगर। रास्ते में आपको मिलेंगे जवाहर टनल, एक और टनल मिलती है चेनानी टनल। चेनानी टनल के पास में ही पटनी टॉप है, उधमपुर वगैरह, रामबन आएगा। और जवाहर टनल पार करते ही आपको आएगा
मिलेगा टाइटैनिक व्यू पॉइंट, जहां से आपको कश्मीर वैली का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, बिल्कुल स्वर्ग सा। वहां से आप निकले, आगे जाएंगे तो आगे क्रिकेट बैट्स वगैरह की शॉप्स आएगी। अगर आपके पास जगह है रखने की तो क्रिकेट बैट वगैरह अपने खुद के लिए, फ्रेंड्स के लिए या अपने बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। आगे कहीं नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप सीधे पहुंच जाइए श्रीनगर। श्रीनगर में आपको नाइट स्टे करना है डल लेक में, बोट हाउस में। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, बोट हाउस कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। श्रीनगर में डल लेक के किनारे पे सड़क है जहां पर उन्होंने गेट्स बना रखे हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 ऐसे गेट्स बने हैं जहां पर बोट हाउस वाले खड़े रहते हैं। आप उनसे भाव-ताव कर सकते हैं। आप कभी भी पूरी बोट मत लीजिए, पूरी बोट पड़ेगी 5 से 6 हजार की। बोट हाउस के अंदर 4 कमरे होते हैं। आप बोट हाउस वाले से बात कीजिए 1 या 2 कमरे के लिए आप कितने लोग हैं। मैं आपको बता देता हूँ हमने किस तरह से किया था। हम 5 लोग थे। मैंने बोट हाउस वाले को बोला कि हम 5 लोग हैं, हमें 2 रूम चाहिए, 1500 रुपए दूंगा, क्या आपको जमता है? तो उसने सीधे हाँ बोल दिया था। इस तरह से आप बार्गेन कर सकते हैं। पूरी बोट कभी मत लीजिए, 1 या 2 रूम के लिए ही बार्गेन कीजिए। आपको 800 से 800 रुपए में 1 रूम और 1500 रुपए में 2 रूम मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे 2 रूम के, लेकिन पूरी बोट आपकी हो जाएगी। क्योंकि जो बोट हाउस का मालिक होता है वो वहां सड़क से आपके साथ ही आता है बोट पे, तो दूसरा कोई कस्टमर मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो पूरी बोट आपकी होती है, तो क्यों पैसे बिगाड़ना पूरे बोट के लिए 5-6 हजार रुपए, जब आपको 2 रूम देके भी पूरी बोट मिल रही है। अगर आप बाइक से आए हैं तो वो जो सड़क है ना, जो गेट्स हैं उनके सामने ही फ्री पार्किंग भी है और पेड पार्किंग भी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। पेड पार्किंग बेकार है, मैं तो नहीं मानता कुछ काम की। फ्री पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी कर दो, बिल्कुल सड़क के सामने ही है। वहां से आपको शिकारे में बैठ के बोट हाउस आना पड़ेगा। बोट हाउस सड़क के किनारे नहीं लगे होते दोस्तों, वो डल लेक में बीच में खड़े होते हैं। आपको सड़क से शिकारे से बोट हाउस में जाना होता है। शिकारे का किराया है 100 रुपए से 120 रुपए लगभग, और खाना आप पहले ही पैक करा लीजिए या पहले ही खा लीजिए, क्योंकि अगर आप बोट हाउस पहुंच गए तो वापस आपको आना होगा शिकारे से, फिर वापस जाना होगा, तो आपके 300 रुपए से ज्यादा लग जाएंगे किराए ही किराए के शिकारे के। तो बेहतर है कि आप पहले बोट हाउस में जाने से पहले ही खाना अपने साथ पैक करा ले, ताकि आपको वापस से दोबारा चक्कर ना लगाने पड़े। तो दोस्तों डे 4 हमारा शुरू होता है श्रीनगर से सोनमर्ग तक का। आप सुबह सुबह श्रीनगर में डल लेक से निकलिए, शंकराचार्य घूमिए और लाल चौक होते हुए, मतलब श्रीनगर विजिट करते हुए, वहां पर जो गुलाबी चाय मिलती है वो एंजॉय कर लीजिए। वैसे तो अच्छी नहीं लगती है, वो नमकीन होती है, मीठी नहीं होती है, तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी जिंदगी में एक बार जहर भी पी लेना चाहिए। तो श्रीनगर एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ का जो फूड है लोकल, अगर आप कुछ खाना चाहे, कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद आप निकल जाइए सोनमर्ग की तरफ। रास्ते में आपको वाटरफॉल ढाबा मिलेगा, श्रीनगर से 20-30 किलोमीटर और सोनमर्ग से लगभग 50-55 किलोमीटर बीच में पड़ता है। कल बहती सिंधु नदी के ऊपर लोहे का ब्रिज बना है, जिसके पास में आपको हट बनी हुई दिख जाएगी, खूबसूरत सा गार्डन है, वहाँ है वाटरफॉल ढाबा। उस ढाबे पर खाना और नाश्ता बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा है, और कहवा बहुत प्यारा मिलता है। वहां पे कहवे का आनंद उठाइए और वहां से निकल जाइए सीधे सोनमर्ग की तरफ। सोनमर्ग में आप ट्रैक कीजिए, यहाँ पर आप घोड़े से ट्रैक कीजिए। 700 रुपए पर घोड़े के हिसाब से आपको मिल जाएगा घोड़ा इजीली। आप घोड़े पर बैठकर फजवास ग्लेशियर ट्रैक कीजिए। रात को आप वहां स्टे कीजिए। अगर आपके पास टेंट है तो आप सोनमर्ग में कहीं भी कैंपिंग कर सकते हैं, सोनमर्ग में कहीं भी टेंट लगाया जा सकता है, नहीं तो आप वहां पे रूम लेके वहां स्टे कीजिए। सोनमर्ग से रात को निकलने की गलती कभी मत करना, क्योंकि सोनमर्ग से आगे कारगिल के रास्ते में पड़ता है जोजिला पास। दोस्तों मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूँ और अभी दोबारा कह रहा हूँ, लद्दाख में 5 बजे से आप स्टे ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए और 6 बजे तक स्टे कर लीजिए, क्योंकि आप लद्दाख बार बार नहीं जाते हैं। नज़ारे मिस क्यों करना दोस्तों। जोजिला पास बहुत खूबसूरत जगह, तो बेहतर है कि आप सोनमर्ग से रात को ना निकले, आराम से स्टे कीजिए। सुबह सुबह सोनमर्ग से जल्दी निकल जाइए। जोजिला पास चढ़ते समय आपको नीचे बालटाल दिखेगा, जो कि सोनमर्ग से 6 किलोमीटर दूर है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। सामने पहाड़ियां देख लीजिए, 10 किलोमीटर दूर ही, मतलब 1 या 2 पहाड़ी पर ही आप हाथ जोड़ लीजिए कि हे भगवान आप जहाँ भी हो हमारा प्रणाम स्वीकार करें, और जोजिला पास चढ़िए, वहां पे कुछ समय बिताइए। खूबसूरत जगह है। जोजिला पास के आगे गुमरी है, यहाँ पे जोजिला पास का बोर्ड लगा हुआ है, माइलस्टोन लगा हुआ है जिसके ऊपर जोजिला पास लिखा हुआ है। फोटो शूट कीजिए, नाश्ता कीजिए वहां पर और निकल जाइए कारगिल की तरफ। कारगिल में आप स्टे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन मानिए, कारगिल में आप सिर्फ बाइक की सर्विस वगैरह करवाइए, फटाफट हो जाती है 1-1.5 घंटे में। नाश्ता वाश्ता कीजिए, सर्विस करवाइए, और कारगिल से लगभग 20-30 किलोमीटर आगे एक छोटा सा कस्बा पड़ता है नामिकला से 10 किलोमीटर पहले, जहाँ पे नाश्ता खाना सब कुछ अच्छा है। बहुत रीजन लग जाता है वहां से, वहां पे रुकिए। क्यों?
क्योंकि कारगिल के अंदर वेजिटेरियन फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, आपको बहुत खोजना पड़ेगा, आपको मजा भी नहीं आएगा कारगिल में, इतनी खूबसूरत जगह नहीं है। तो बेहतर है कि आप कारगिल क्रॉस कर जाएं, क्योंकि आगे का जो दिन है उस दिन आपको बहुत कुछ है देखने के लिए। और अगले दिन स्टार्ट कीजिए अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, क्योंकि इस दौरान है आपको घूमने के लिए बहुत सारी जगह। वहीं पर आप नाश्ता कर सकते हैं, 7 बजे दुकानें खुल जाती है, वहां पर नाश्ता कीजिए, बढ़िया आलू का पराठा, 2 चाय लीजिए और निकल जाइए नामी किला के लिए। वहां से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। अब आगे नामी किला और फटुला साथ में ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में पड़ता है हिडन विलेज और हेरिटेज फोर्ट। हेरिटेज फोर्ट एक राजा महाराजाओं का बहुत पुराना किला है जो पहाड़ी पर बना हुआ है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये हेरिटेज फोर्ट का ही वीडियो है। और यहीं के पास में इसके पीछे हिडन विलेज, वो कहीं से भी नजर नहीं आता है सड़क से, वो पहाड़ी के बीच में तलहटी में है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, इसलिए वो हिडन विलेज है। इवन आप विलेज के पास में होंगे तब भी नहीं आपको नजर आएगा। हिडन विलेज देखिए दूर से, कुछ घूमने के लिए नहीं वहाँ पे, लेकिन जो हेरिटेज फोर्ट है वो है घूमने के लिए, जिसका चार्ज है 100 रुपीज पर पर्सन। आपको काफी कुछ देखने सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है, वहां पर शांति फील होती है, बहुत अच्छी जगह है। आगे मिलेगा आपको फोटुला। फोटुला से आपको देखने को मिलता है पूरे लद्दाख वैली का नजारा, खूबसूरत सा नजारा, आप उसको एंजॉय कीजिए। मूनलैंड उसे भी कहते हैं, लेकिन मूनलैंड एक्चुअली में आगे लेमायरू मोनेस्ट्री में आता है। तो फोटुला से 20 मिनट की दूरी पर है लेमायरू मोनेस्ट्री। वहां शूटिंग की परमिशन नहीं है, तो बढ़िया अपना मोबाइल अपनी जेब में रखिए। वहां पे जो बौद्ध भिक्षु है वो जब पाठ करते हैं उसे एक्सपीरियंस कीजिए। वहां पे कोई बड़े बौद्ध भिक्षु है, उनसे जानकारी लीजिए कि ये कहाँ है, कैसा है, वो सब आपको बताएंगे कि कौन सी भाषा में लिखा है। भगवान बुद्ध के जो जीवन काल है उसके ऊपर वो रहते हैं, पूरे उनके ग्रंथ, धर्म ग्रंथ बने हैं, वो सब आप पूछिए, जानकारी लीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा, शांति फील होगी। लेकिन ज्यादा समय मत बिताइएगा, 1 घंटे के अंदर लेमारू से वापस आ जाइए, क्योंकि लेमारू के आगे है मूनलैंड। मूनलैंड एक्चुअली में पूरा रेतीला इलाका है, मतलब आपको पूरी रेती रेत दिखेगी, सफेद ऐसा लगेगा जैसे आप चंद्रमा पे आ गए हो, इसलिए उस जगह को मूनलैंड कहते हैं। और मूनलैंड से आगे जाएंगे सकरी घाटी आएगी बिल्कुल, जिसमें से आपको चलना है, काफी लंबा रास्ता है वो, 10 से 20 किलोमीटर का, मजा आ जाएगा उसमें गाड़ी चलाने में। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, बिल्कुल सीधा आप बीच में चल रहे हो, नदी बह रही है आपके साथ में, खूबसूरत रास्ता है, काला चिकना। और इसके आगे आप जाएंगे, आपको मिलेगा मैग्नेटिक हिल, और उससे आगे आप जाएंगे मिलेगा पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो कि है लेह से 20-25 किलोमीटर ही दूर। और वहां से आपको लेह सिटी का एक बर्ड आई व्यू मिलेगा। लेह में आइए, लेह में अगर आप मेन रोड पे आप ढूंढेंगे ना, तो आपको 1200, 1500, 2000 तक के रूम मिलेंगे। आप थोड़ा सा आउटर में चले जाइए लेह के, और अंदर कॉलोनी में घुस जाइए, वहां आपको 500 से 600 रुपए में रूम मिल जाएगा, बहुत अच्छा अटैच बाथरूम वाला, और कंबल अंबल सब कुछ जितना आप चाहेंगे, 1 कंबल, 2 कंबल, 4 कंबल, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आपको होटल 2 दिन का करना है, जब आप 6ठे दिन लेह पहुंचेंगे। एक्लेमेटाइज होने के लिए बेहतर जगह है लेह। लेह खुद हाइट पर है, और वहां से आगे आप और ज्यादा हाइट पर जाने वाले हैं, तो वो बेहतर है लेह में 1 दिन बिताइए। नेक्स्ट डे होगा, मतलब डे 7 हो जाएगा यहाँ पर, वो होगा लेह विजिट। यहाँ पर आप शांति स्तूपा, लेह पैलेस घूमिए, लेह मार्केट में जाइए। लेह मार्केट में ही साइबर कैफे है, जहां पर आपको परमिट्स मिल जाएंगे, परमिट्स वहां से बुक करवा लीजिए। 500 से 520 रुपए पर पर्सन परमिट्स पड़ता है, और अगर आप जितना दिन बढ़ाना चाहते हैं तो 20 से 30 रुपए पर डे के हिसाब से दिन बढ़ जाते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना मैनेज कर लीजिए और परमिट्स वहां से ले लीजिए। उनसे बिल्कुल बोल दीजिए आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, खारदुंगला, हुंडार, नुब्रा, दुष्कित, तुर्तुक, श्योक वैली, पेंगोंग लेक, हानले, तसो मोरिरी भी आप ऐड करवा दीजिए। अगर आपको जाना चाहें तो जाइए, नहीं तो मत जाइएगा। जो लोकल मार्केट है ना, सब्जी मार्केट, वो जरूर घूमिएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों का खान पान अलग होता है। लद्दाख एक्चुअली कटा हुआ रहता है 6-7 महीने दूसरी दुनिया से, बर्फ की वजह से, स्नोफॉल की वजह से। तो वहाँ के लोग हर चीज़ को ड्राई करके रखते हैं, हर चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं। सूखा हुआ पनीर आपको मिलेगा, सूखे हुए टमाटर आपको मिलेंगे, सूखी सब्जी आपको मिलेगी। थोड़ा सा वो एक्सप्लोर कीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, जानकारी लेने में अच्छा लगेगा। लेह मार्केट, लेह पैलेस और शांति स्तूपा विजिट करने के बाद और परमिट्स लेने के बाद में आप निकल जाइए लेह मनाली हाईवे पर, जहाँ पे आपको ठीक से मोनेस्ट्री मिलेगी। ठीक से मोनेस्ट्री के रास्ते में ही आपको 3 इडियट स्कूल भी मिल जाएगा। उन दोनों मोनेस्ट्रीज को विजिट कीजिए, 3 इडियट स्कूल विजिट कीजिए, आइए, नाश्ता कीजिए और ले अपने होटल में सो जाइए। अगला दिन हमारा स्टार्ट होने वाला है सुबह अर्ली मॉर्निंग। जल्दी से उठिए, पेट्रोल वेट्रोल भरवाइए,
और निकल जाइए खारदुंगला की तरफ। खारदुंगला लेह से है 40 किलोमीटर और खारदुंगला से 12 किलोमीटर नीचे आता है साउथ पुल्लू, जहाँ पर की गाड़ी के पेपर्स चेक होंगे तो कि गाड़ी आपके नाम पे है या नहीं और कहीं रेंटेड बाइक तो नहीं है। याद रखिए लेह से इन जगहों पे अगर आपको घूमना है जहाँ पे परमिट्स लगते हैं, इनर लाइन परमिट्स जिन जगहों पे लगते हैं वहां घूमने के लिए आपको लेह से ही किराए की बाइक लेनी होगी। अगर आप श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली या मनाली वगैरह से आप कोई बाइक करके आए हैं रेंटेड, तो वो अपनी होटल पे ही खड़ी कर दीजिए और लेह से दूसरी रेंटेड बाइक लीजिए, तभी आप इन जगहों पर घूम पाएंगे। खारदुंगला, तुर्तुक, हुंडार, दिशकित, नुब्रा, श्योक, पेंगोंग, हानले, तसोमोरिरी, इन सब जगहों पर चांगला पास वगैरह जाने के लिए आपको लेह से ही रेंटेड बाइक करनी होगी। दूसरी कहीं की रेंटेड बाइक नहीं चलेगी, वो लद्दाख की हो या जम्मू कश्मीर की, वो नहीं चलेगी। आपको लेह की ही रेंटेड बाइक लेनी होगी। देन अगर आपके पास अपनी खुद की बाइक है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, बस आपके पास परमिट होना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा 8वां दिन। लेह से निकलते हैं खारदुंगला की तरफ, जो कि 40 किलोमीटर। आपने साउथ पुल्लू पे अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा दी बाइक के, अब आप खारदुंगला जाइए। खारदुंगला पे आराम से फोटोशूट वगैरह करवाइए। अगर आपको एमएस फील होता है तो खूब सारा पानी पीजिए और फटाफट 2-3 किलोमीटर नीचे उतर जाइए। आगे आपको रास्ते में मिलेगा हुंडार, दिशकित, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको सीधे तुर्तुक जाना है। तुर्तुक जाइए, लास्ट विलेज है जो कभी पाकिस्तान में हुआ करता था 1971 के पहले, लेकिन 1971 के युद्ध में वो इंडिया में आ गया है। तो वहाँ पाकिस्तान की आपको सामान देखने को मिलेगा, चीजें देखने को मिलेगी। वहाँ का रहन सहन, वहाँ के घर अलग है। उनके पास नेचुरल रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें वो अपने मीट को और सब्जियों को प्रिजर्व करके रखते हैं पूरे साल भर के लिए। तो दोस्तों तुर्तुक में आप एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए, आ जाइए वापस से हुंडार, दिशकित पर। हुंडार में सैंड ड्यून्स है, रेत के टीले हैं, उन्हें एंजॉय कीजिए। वहां पे 2 पीठ वाले ऊंट, आपको 2 बम वाले ऊंट मिलेंगे जो कि मंगोलिया के अलावा इंडिया में ही मिलते हैं, और इंडिया में भी सिर्फ हुंडार में ही मिलते हैं। 2 बम वाले, 2 पीठ वाले, 2 कुबड़ वाले ऊंट, उनकी आप सवारी कीजिए, हुंडार की रेत पे मस्ती कीजिए और उसके बाद निकल जाइए दिशकित। दिशकित में ऊपर मोनेस्ट्री है, वहां बहुत खूबसूरत फोटोज आते हैं। भगवान बुद्ध की खूबसूरत कलरफुल स्टेच्यू है जो कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, ये दिशकित ही है। यहाँ से आप सामने देखिए 8 किलोमीटर पे आपको हुंडार भी दिख जाएगा, वो सैंड ड्यून्स हुंडार के ही हैं। पास में दिखता है, एक एक पहाड़ 10-10 किलोमीटर का होता है दोस्तों, इजीली नजर आया था लद्दाख में। दिशकित मॉनेस्ट्री आप विजिट कर लीजिए, फोटोशूट कीजिए, आराम से बिताइए और स्टे पहले से ले लीजिए कहीं पर भी, 800 रुपए में स्टे मिल जाएगा। में ही है पेट्रोल पंप भी, तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल करवा लीजिए। अगर आपकी गाड़ी का माइलेज 35 से कम है तो 1 या 2 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा ले लीजिए 1 लीटर की बोतल में, ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आपको जाना है अगले दिन पेंगोंग। पेंगोंग से आपको कारू आना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा पेट्रोल। नहीं, ओपन पेट्रोल तो सभी जगह मिल जाता है, लेकिन अगर आप ओपन पेट्रोल नहीं लेना चाहते हैं, पेट्रोल पंप से भरवाना चाहते हैं, तो दिशकित के बाद सीधे कारू में आपको मिलेगा, बीच में कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों दिशकित मॉनेस्ट्री आप विजिट कीजिए, वहां पे स्टे कर लीजिए, स्टे 800 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टेंट है तो हुंडार से बेहतर आपने कभी स्टे किया नहीं होगा। दिशकित पेट्रोल पंप है, उसके सामने से सड़क निकलती है, दिशकित पेट्रोल पंप वाले से भी आप पूछ सकते हैं। वहां से आपको लेफ्ट लेना है और 2 किलोमीटर कच्चे रास्ते पे चले जाना है। वहां सैंड ड्यून्स और बीच में बहती नदी, वहां आपको कैंपिंग करनी है। फैंटेसी एकदम एक्सोटिक लेवल का वो कैंपिंग होगा, मतलब रेत के टीले हैं, आसमान में आपको सितारे दिख रहे हैं, गैलेक्सियां दिख रही है क्योंकि क्लीन स्काई है, और कल बहती नदी के पास में आप कैंपिंग कर रहे हैं। अमेजिंग यार, सोच के ही दिल में गुदगुदी होने लग जाती। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए वहां पे कैंपिंग का, अगर आपके पास टेंट है तो दोस्तों हमारा 10वां दिन स्टार्ट होता है दिशकित से पेंगोंग तक का। खूबसूरत रास्ता श्योक वैली का, अमेजिंग है, आपको दोनों तरफ पहाड़ देखने को मिलेंगे। पेंगोंग वैली से 10 किलोमीटर पहले आपको पेंगोंग का फर्स्ट व्यू देखने को मिलता है। वहां पे माइलस्टोन लगा है जिसपे लिखा हुआ है फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक। और पेंगोंग पहुंचने के बाद आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, कहीं भी कैंप लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। वहां पे टेंट वाले भी हैं, टेंट वालों से आप बार्गेन कर सकते हैं, आपको 800 से 1000 रुपए में एक बेड मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों पेंगोंग में आपको एक्चुअली सिम नहीं चलेगी वहां पे एयरटेल की, और अगर आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा हो वहाँ पे एयरटेल का या बीएसएनएल का, तो टेंट वाले खुद वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है कई टेंट वालों ने, तो आप उसका यूज कर सकते हैं और कैंपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए, या फिर रूम टेंट में रुकिए। दोस्तों पेंगोंग में हवा बहुत तेज चलती है, अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं ना तो रात भर आपका टेंट फड़फड़ाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की नींद ली थी। अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो कैंपिंग को स्किप कर देना,
कि टेंट वगैरह में उनके वहाँ पे जो स्टे है वहाँ पे रुकना, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी रात। नज़ारे बहुत खूबसूरत है। रात को 2 से 3 बजे के आसपास उठ के आसमान जरूर देखना, जो गैलेक्सियाँ दिखती ना वो कहीं नहीं दिखाई देगी। अच्छा तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। हमारा 11वां दिन स्टार्ट होता है पेंगोंग से। अगर आपके पास हानले जाने का टाइम है या मन है तो आप हानले जा सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल वो बनी हुई है ऑब्जर्वेटरी, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ ऑब्जर्वेटरी विजिट भी कर सकते हैं आप। हानले में भी आपको गैलेक्सीज और क्लियर स्काई देखने को मिलता है, वहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत है। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है हानले की, आप जरूर विजिट कीजिएगा। पर अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीधे कारू जाइए। चांगला पास बीच में आएगा जो कि बहुत टफ पास है, सबसे टफ पास वही है। स्नोफॉल भी वहाँ मिल सकता है। चांगला पे आप मंदिर बना हुआ है, चांगला बाबा का मंदिर का दर्शन कीजिए, फोटो शूट कीजिए, वहाँ कैंटीन है, वहाँ पे चाय नाश्ता कीजिए और निकल जाइए आगे कारू की तरफ। कारू में आपको मिलेगा पेट्रोल पंप, वहाँ पे डलवा लीजिए पेट्रोल, क्योंकि इसके बाद आपको सीधे पेट्रोल मिलेगा केलोंग में या तांडी में। घबराने की जरूरत नहीं है, रास्ते में ऊपर पेट्रोल मिलता है। अगर आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म भी हो जाता है तो भी कोई तकलीफ नहीं है। कारू से आप निकलिए पांग की तरफ, आपको स्टे पांग में करना है। रास्ते में आपको मोरे प्लेन्स के खूबसूरत नज़ारे, दृश्यावली, दोनों तरफ प्लेन और बीच में सड़क, अच्छी जगह है। पांग में पहुंच जाइए। पांग बहुत छोटी सी जगह है, 100-200 फीट की ही जगह है। वहाँ पे 8-10 ढाबे हैं बस और आर्मी कैंप है। तो वहाँ पे आपको टेंट आप लगा सकते हैं अगर आपके पास टेंट है तो, नहीं तो आप वहाँ पर टेंट ले भी सकते हैं। रूम भी मिल जाते हैं इजीली। टेंट का किराया 250 रुपये 300 रुपये होता है पर पर्सन, और अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो 800 से 1000 रुपये का रूम आपको मिल जाएगा। और अगले दिन आप स्टार्ट कीजिए पांग से। आपको आगे मिलने वाला है भैया नकीला और लाचुंगला, और इसके बाद आता है धूल का कटोरा सरचू, जो कि 10 किलोमीटर पूरा धूल ही धूल है। कोई सड़क दिखाई नहीं देती है। आपकी गाड़ी जितना अभी तक आप लद्दाख में खूबसूरत दिख रहे होंगे उतना यहाँ पे बदसूरत हो जाएंगे। गाड़ियाँ पूरी धूल से ढक जाती है। अगर आपके पास से एक भी ट्रक निकला तो आपके साथ ही आपको पहचान नहीं पाएंगे, गाड़ियाँ धूल से ढक जाती है। यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है केलोंग। रास्ते में आपको मिलेगा बारलाचला पास और टेंट सिटी, और बढ़िया से वाटर क्रॉसिंग्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी 1-2। केलोंग में आप स्टे कर सकते हैं या फिर पांग से सीधा मनाली भी पहुंच सकते हैं। तो अगर आप पांग से सुबह 7 बजे निकले तो आप शाम को 5-6 बजे ही मनाली पहुंच जाओगे। बहुत इजी रास्ता है, कोई ज्यादा अवड़ तवड़ करने की जरूरत नहीं है। आगे आता है तांडी। तांडी में पेट्रोल पंप है, तांडी का जो एकमात्र पेट्रोल पंप, बहुत फेमस। फोटो खींचिए, पेट्रोल भरवाइए, मनाली चले आइए। 9 घंटे का रास्ता है पांग से। मनाली में स्टे कीजिए, बढ़िया घूमिए फिरिए, अपना रूम ले लीजिए, टेंट लगाना चाहे टेंट लगा लीजिए थोड़ा सा आगे जाके। इसके बाद जो अगला दिन स्टार्ट होता है वो है मनाली में ही। मनाली में आप रोहतांग वगैरह घूमना चाहते हैं, अटल टनल से आए हैं तो रोहतांग वगैरह घूम लीजिए, सोलांग वैली घूम लीजिए, पैराग्लाइडिंग कर लीजिए, और हिडिंबा टेम्पल वगैरह घूमने के बाद में आप आराम से निकल जाइए कहीं भी अच्छी सी बढ़िया सी जगह पर। आगे कुल्लू के पास में बिजली महादेव मंदिर है। बिजली महादेव का ट्रैक है, 4-5 घंटे का वो कर सकते हैं। फिर आगे जा सकते हैं कसोल मणिकर्ण, वहाँ पे आप स्टे कीजिए। मणिकर्ण में गुरुद्वारा है बहुत फेमस, जहाँ पे गर्म पानी के सोते हैं खीर गंगा नदी के किनारे। आराम से स्टे कीजिए, अगले दिन निकल जाइए सुबह। अगर आपने मणिकर्ण से सुबह 6 बजे राइड स्टार्ट की तो आप रात को 9-10 बजे आगरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों यह है पूरा एक आइटनरी, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, इसके पूरा लिख लेना लद्दाख का। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो भैया स्किप कर दीजिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों आगे आपको देखने को मिलेगा मेरा राइड ब्लॉग, जिसमें मैंने 40 राइडर्स के साथ में राइड की है, 40+ राइडर्स, जिसके अंदर इंदौर, महू और उज्जैन के 3 अलग अलग ग्रुप्स थे जिनके साथ हमने राइड की थी। तो वो वीडियो आएगा और उसके बाद आएगा सीधे केदारनाथ। यस, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश की राइड पर यात्रा पर मैं जा रहा हूँ। 12 मई को इंदौर से निकलूंगा सुबह। कंटिन्यू अपडेट करता रहूंगा, लाइव वीडियोस डालता रहूंगा, छोटे छोटे व्लॉग्स भी डालता रहूंगा, वहीं से पोस्ट करता रहूंगा जहां जहां मुझे नेटवर्क मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से जो लद्दाख जाना चाहते हैं उनसे शेयर जरूर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो भी कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो सोनू इंदौरी। बाय बाय।